लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब न्यूक्लियर डील पर बात हो रही थी तब ये नोट फॉर वोट में उलझे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान 2G कोल स्कैम का भी जिक्र किया और कहा कि घोटालों के कारण दुनिया में देश बदनाम हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने 9 फरवरी को राज्यसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये विज्ञान और तकनीक के भी विरोधी हैं। इनको देश की चिंता नहीं है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सिर्फ घोटाले का काम किया और देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे किए हैं, जिसे अब हम भरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि विश्व की महाशक्तियों की कतार में खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते बुधवार गृह मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी चरमपंथ के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि करीब 4 दशकों में पहली बार 2022 में नक्सली घटनाओं में 100 से कम असैन्य नागरिकों और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मौत हुई थी और 2010 के मुकाबले 2022 तक वामपंथी चरमपंथ की घटनाओं में 76% की कमी आई है। शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी 90 से घटकर 45 रह गई है। तो वहीं वर्ष 2019 से अब तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 9 फरवरी को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश में कुल रसोई गैस कनेक्शन 14 करोड़ थे, जो बढ़कर अब 31 करोड़ से अधिक हो गए हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये भी कहा कि सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा गैस कनेक्शन एवं गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि विपणन कंपनियों ने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जबकि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष LPG गैस का घरेलू उत्पाद 18% बढ़ा, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। चीन सीमा पर विकास कार्यों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते बुधवार को जानकारी दी और कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास देश की तैयारियों की चाबी है। ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार का मुख्य फोकस विकास करना रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन सीमा पर 2008 से 2014 के बीच निर्मित सड़कें 3,610 किलोमीटर थी, जो 2014 से 2022 के बीच 6,806 किलोमीटर हो गयी। 2014 से पहले चीन सीमा पर सिर्फ 7.3 किलोमीटर के पुल बनाए गए थे, जो मोदी सरकार में बढ़कर 23.5 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय ग्राम विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते शुक्रवार नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया। गिरिराज सिंह ने इसके पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण सहायक साबित होगा। साथ ही कहा कि देश के चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी 2.70 लाख ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन के परिणामों का आकलन करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 10 फरवरी को अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-7 भेजा गया, जो 156.3 किलोग्राम का है। वहीं अमेरिका का 10.2 किलोग्राम का जानुस 1 भी इसमें भेजा गया। इसके अलावा भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस किड्स का आजादी सेट 2 भी भेजा गया है, जो करीब 8.7 किलोग्राम का है।
आजादी सेट को देश के ग्रामीण इलाकों से आने वाली 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। ये तीनों सैटेलाइट्स 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किए गए। वहीं इसरो के अनुसार SSLV रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है। बीते गुरुवार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार भारत में अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को 900 रुपए प्रति माह चुकाने होंगे। वहीं कंपनी ने 650 रुपए में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। ये प्लान वेब यूजर्स के लिए है, वहीं यूजर्स के लिए सालाना प्लान को भी जारी किया गया है। ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सालाना कीमत लगभग 6,800 रुपए रखी है। बता दें कि कंपनी ने ट्विटर ब्लू को पिछले वर्ष ही नए रूप में जारी किया था। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कुछ देशों में लॉन्च किया गया था। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने बीते बुधवार लोकसभा को बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादक वाला देश बन गया है। तो वहीं खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान वर्ष 2014 से 15 और 2021 से 22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021 से 22 में बढ़कर दूध उत्पादन 22 करोड़ टन हो गई है। देश की न्यूक्लियर पावर क्षमता बीते 8 वर्षों में 40% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में 2014 के बाद बड़ा उछाल आया। 2013 से 2014 में एनुअल न्यूक्लियर पावर जनरेशन 35,333 मिलियन यूनिट था। 2021 से 2022 में ये 47,112 मिलियन यूनिट पहुंच गया। 8.5 वर्षों में ये लगभग 30 से 40% बढ़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में भारत सरकार देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या को और अधिक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए महाविनाशकारी भूकंप में अब तक 24,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कई देश आगे आए। वहीं तुर्की हादसे के बाद विश्व भर से वहां पहुंची राहत और बचाव दल की टीमें पहुंची हैं। ऐसे में भारत की ओर से भेजी गई राहत रेस्क्यू टीम का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय बचाव दल की टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीमों में से एक है और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी टीम भी है। अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने 8 फरवरी को दुनिया भर के 76 देशों के 15,000 छात्र छात्राओं की ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजे घोषित किए, जिसके आधार पर भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरिया-नायगम को लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया। पेरिया-नायगम न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम गार्डिनियर मिडिल स्कूल की छात्रा हैं। उन्होंने 2021 में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की परीक्षा दी थी। उस समय वे 5वीं ग्रेड की छात्रा थीं। नताशा ने ये उपलब्धि 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्रों को पछाड़कर हासिल की है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी। अध्यादेश के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यूपी में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए संस्कृत कॉलेज खोलने जा रही है। राज्य में कुल 24 नए संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहल की है।
इंटरमीडिएट स्तर के इन राजकीय विद्यालयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। 7 फरवरी को हुई बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे। बता दें कि यूपी में संस्कृत विद्यालयों की संख्या करीब 1246 है, लेकिन सरकारी संस्कृत विद्यालय सिर्फ 2 ही हैं। इनमें से एक भदोही में और एक चंदौली में है। तो वहीं अब माना ये जा रहा है कि 2 चरणों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे, जहां इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी और इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 10 फरवरी को खोज के दौरान देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रियासी जिले में पहचान की है। अभी जो भंडार मिला है वहां 59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 62वीं मीटिंग में खान सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। भारतीय स्टार्टअप्स तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में लगभग 926 मिलियन डॉलर के 22 बिजनेस डील किए हैं और इन्होंने जनवरी के दौरान लगभग 1.2 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को 67 डील में 265 मिलियन डॉलर मिले हैं, जबकि 12 ने स्टार्टअप्स के ट्रांजैक्शन का खुलासा नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS ने 7 फरवरी को स्टार्टअप न्यूज पोर्टल एंड ट्रैकर की एक शाखा फिन ट्रैकर के रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स के लिए औसत डील साइज लगभग 4 मिलियन डॉलर था और इन्होंने इस वर्ष 1.2 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 फरवरी को नई रेपो रेट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शक्तिकांत दास ने बताया कि RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने वृद्धि की है, यानी अब रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते 3 वर्षों के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ये कठिन फैसले जरूरी थे। महंगाई पर बोलते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में महंगाई दर 6.7% से घटकर 6.5% रह सकती है। वित्त वर्ष 2024 में रियल GDP ग्रोथ 6.4% हो सकती है। केंद्र सरकार इस वर्ष डिजिटल लोन सेवा शुरू करेगी। 10 फरवरी को डिजिटल पेमेंट उत्सव या डिजिटल भुगतान उत्सव को संबोधित करते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे UPI सेवा की तरह पेश किया जाएगा। इस सेवा से छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हम डिजिटल क्रेडिट शुरू करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अगले 10-12 महीनों की अवधि में इसमें बड़ी बढ़त हासिल करेगा। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने UPI के लिए वॉइस आधारित पेमेंट सिस्टम के एक प्रोटोटाइप का अनावरण भी किया, जिस पर बोलते हुए IT मंत्री ने कहा कि लोग जल्द ही अपनी स्थानीय भाषा में फोन पर बात करके भुगतान कर सकेंगे। वॉइस आधारित पेमेंट सिस्टम 18 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। बीते शुक्रवार फिल्म कांतारा के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मेकर्स पर फिल्म के वराह रूपम गाने को लेकर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कांतारा के निर्माता निर्देशक विजय किरंगदूर और ऋषभ शेट्टी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि वराह रूपम गाना फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांतारा से वराह रूपम गाने को हटाए जाने के निर्देश पर रोक लगाई है। साथ ही फिल्म के निर्माता निर्देशक को भी अग्रिम जमानत मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने नया इतिहास रचा। रोहित शर्मा ने 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से टेस्ट क्रिकेट में अपना 10वां शतक बनाया।
रोहित शर्मा ने ये शतक जड़ते ही एक खास उपलब्धि हासिल की। रोहित भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है और रोहित शर्मा भारत के 10वें ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ा है। यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टरों के मजबूत पंजीकरण के चलते जनवरी में देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में 14% का उछाल आया। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने 6 फरवरी को ये जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि जनवरी 2023 में विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री बढ़कर 18,26,669 इकाई पर पहुंच गई है। जनवरी 2022 में वाहन बिक्री का आंकड़ा 16,08,505 इकाई रहा था, तो वहीं बीते माह यात्री वाहनों का पंजीकरण 22% बढ़कर 3,40,220 इकाई पर पहुंच गया।